हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका NBE लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के प्रैक्टिस पेपर को लेकर आए हैं, जो कि 2021-22 सेशन है और जो फर्स्ट टर्म आपका होने वाला है दिसंबर में, और साथ में जो प्री बोर्ड होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं वे लाइक और शेयर करेंगे। तो सामान्य निर्देश हैं, पेपर आपका 90 मिनट का होगा, मैक्सिमम 40 होंगे, क्वेश्चन टोटल 60 होंगे। ठीक है, तो ये आपके इंस्ट्रक्शन है, जो कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा, A, B, C, और A खंड में 24, B खंड में 24 और C खंड में 12 प्रश्न होंगे। और सभी प्रश्न के अंक समान, यानी हर प्रश्न कितने अंक का होगा, 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन करने 60 में से, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन थी जो कि आपको पता है। अब शुरुआत करते हैं पेपर की। तो पहला प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित नेता निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से नेता हैं जो क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित है? नेहरू, टीटो, खुर्चेव, गांधी, कैनेडी, चर्चिल या खुर्चेव, कैनेडी? तो डी इसका सही उत्तर है, खुर्चेव और कैनेडी। दूसरा प्रश्न कि मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? कब हुआ नहीं, कब समाप्त हुआ? तो 1945 में समाप्त हुआ था। हुआ कब था? 1939 में। ठीक है, डेट्स आपको याद रखनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ। सेकेंड 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नागासाकी पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था? जो बम नागासाकी पर गिराया गया उसका गुप्त नाम क्या था? फैटमैन। नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। तो दोनों बमों के नाम आपको याद होने चाहिए कि नागासाकी पर फैटमैन बम गिराया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना, तो नाटो की स्थापना 1949 में नाटो की स्थापना हुई। और नाटो की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि नाटो की स्थापना हुई थी। पूंजीवादी देशों का एक संगठन है ये। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन के आंसर खुद दे सकते हो। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, और जो हिंदी मीडियम के वो भी आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। साम्यवादी खेमों के देशों को किस नाम से जाना जाता है? साम्यवादी खेमों के देशों को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, दूसरी दुनिया, पहली दुनिया, तीसरी दुनिया या कोई नहीं। तो सही उत्तर है दूसरी दुनिया। अच्छा, पहली दुनिया किसे कहा जाता है? पहली दुनिया पूंजीवादी को कहा जाता है, पता होगा आपको। और तीसरी दुनिया एशिया अफ्रीका के गरीब देश, यानी इंडिया भी तीसरी दुनिया के देश में आता है। एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया के देश। तो दूसरी हो गया साम्यवादी, पहली पूंजीवादी, तीसरी एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी। यानी कि 3 बड़े गणराज्य थे जो कि सोवियत संघ में थे, उन्होंने कब अपने आप की समाप्ति की घोषणा करी? तो डेट आपको बतानी है, दिसंबर 1991 में, जब रूस का पतन हुआ था। यानी कि सोवियत संघ का जब पतन हुआ था 1991 में, यानी शीत युद्ध का अंत हुआ था, उसके बाद जो 3 देश थे, कौन कौन से? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इन्होंने अपने आप को अलग साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में किस वर्ष हस्तक्षेप किया? यानी सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के संकट में किस साल टांग अड़ाई? तो आपके सामने ऑप्शन है 1889, 1979, 1978, 1989। तो सही उत्तर है 1979, यानी कि 1979, 1979 में सोवियत संघ में अफगानिस्तान के संकट पर हस्तक्षेप किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ताजिकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? ताजिकिस्तान कितने साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो सही उत्तर है 10 साल तक। 10 साल तक ताजिकिस्तान गृह युद्ध की चपेट में रहा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, तो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। ए, राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गई, कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था अवरुद्ध रही, उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और अंतर्राष्ट्रीय संधि करार समाप्त हो गए। तो ये वाला कारण नहीं है। बाकी 3 कारण थे कि भाई उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था अवरुद्ध रही थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी। 3 कारण थे, चौथा कारण नहीं था सोवियत संघ का विघटन का। तो विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 दिसंबर में। ठीक है, डेट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका। 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? ये सभी को पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का जो मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो पेरिस, फ्रांस में है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई? यूनिसेफ एक संस्था है जो यूएनओ से संबंधित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर है बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 13, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी मजदूर संगठन, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जो ये क्वेश्चन है बेटा आपके पेपर में तो आएंगे ही आएंगे, फ्यूचर में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आपके जॉब्स के लिए उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जीके का ही एक हिस्सा है। तो बच्चे वीडियो ध्यान से देखें और क्वेश्चन को सिर्फ पेपर पास करने के लिए ना पढ़ें, नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन को पढ़ें, उत्तर को जानें। तो जेनेवा में ILO का हेड ऑफिस है। प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किन मूल राज्यों के अंग थे? यानी गुजरात, हरियाणा किस किस का पार्ट थे आज़ादी से पहले? तो गुजरात तो बम्बई का था और हरियाणा पंजाब का। तो कहाँ है ये? सी उत्तर है, बम्बई और पंजाब। तो गुजरात और बम्बई जो अब महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से जान जाते हैं, और पंजाब में हरियाणा शामिल था आज़ाद राज्य बनने से पहले। प्रश्न नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं? यानी भारत के नेशनल बिल्डिंग में, देश के विकास में कौन से तत्व बाधा डालते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, निरक्षरता यानी इलिटरेसी, बेरोजगारी, जातिवाद। तो तीनों ही डालते हैं, यानी उपरोक्त सभी। ये तो बाधा मतलब होता है कि जो हमारे देश के विकास में रुकावटें बन रही हैं, वो हैं निरक्षरता, बेरोजगारी, जातिवाद। प्रश्न नंबर 16, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो सबको इसका उत्तर पता है, सुकुमार सेन। बेटा पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। हर चैप्टर के MCQ है, हर चैप्टर को डिटेल से समझा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, तो बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और आपकी तैयारी अच्छी ढंग से हो जाएगी। तो अमृता प्रीतम किस भाषा की कवयित्री है? ये क्वेश्चन नंबर 17 है। पंजाबी भाषा की कवयित्री है अमृता प्रीतम। प्रश्न नंबर 18, झारखंड राज्य कब बनाया गया? झारखंड राज्य कब बना? पहले बिहार का हिस्सा था, तो झारखंड राज्य कब बना? ये 2000 में झारखंड राज्य बना। प्रश्न नंबर 19वां, योजना आयोग की स्थापना किस साल की गई? योजना आयोग की स्थापना किस साल की गई? 1950 में। वेरी गुड, 1950 में योजना आयोग, जो कि 2014 के बाद क्या बन गया? नीति आयोग, NITI। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना 1951 में बनाई गई, 51 में, क्योंकि 1950 में योजना आयोग बना और 51 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। उसमें किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? उत्तर क्या है? कृषि क्षेत्र पे। पहली में कृषि, दूसरी में उद्योग, तीसरी में मिक्स। याद रखना, पहली में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में मिक्स। प्रश्न नंबर 21 में बढ़ते हैं हम। 1956 में सुएज नहर मामले को लेकर ब्रिटेन ने किस देश पर आक्रमण किया? सुएज नहर का जो मसला था उसमें
ब्रिटेन ने किस देश पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है मिस्र पर। ठीक है, मिस्र और ब्रिटेन के बीच ये सुएज नहर है, तो ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया 1956 में। प्रश्न नंबर 22वां है, भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? इंडिया में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1947 में किया गया। 1947 में किया गया। प्रश्न नंबर 23 कि 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए नेहरू जी और चाउ एन लाई ने कितने सिद्धांतों की घोषणा करी? तो इसका सही आंसर है 5 सिद्धांत। इसको पंचशील समझौता भी कहा जाता है। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। उस समय भारत के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू जी थे और चीन के चाउ एन लाई। इसे पंचशील समझौता या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व समझौता कहा जाता है, जो कि 1954 में किया गया था। प्रश्न नंबर 24, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीन ने इंडिया पर आक्रमण कब किया? 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, यानी इंडिया चाइना पहला युद्ध हुआ था 1962 में। प्रश्न नंबर 25, सीटो SEATO सीटो का फुल फॉर्म। तो सीटो का फुल फॉर्म क्या है? वो है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में दक्षिणी पूर्व इराक, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंग्लिश में भी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए और हिंदी में भी। तो सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। बर्लिन संकट का काल क्या था? बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। 1958 से 1962, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो 1962 में अंतिम बिंदु था बर्लिन संकट। ठीक है, वो क्यूबा मिसाइल संकट का भी 1962 में आता है और बर्लिन संकट का भी 1962 आता है। प्रश्न नंबर 27, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मन 2 भागों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। तो 20 का सही उत्तर है, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। प्रश्न नंबर 28, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कितने संस्थापक देशों ने भाग लिया? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कितने संस्थापक देशों ने भाग लिया? 5 देशों ने पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन को संस्थापक किया था। 1961 बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, इसका गुट निरपेक्ष का, 1961 बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसको उत्तराधिकारी बनाया गया? तो जब सोवियत संघ एंड हो गया तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किससे बनाया गया? रूस को वीटो पावर भी दी गई, क्योंकि पहले सोवियत संघ को मिली हुई थी, अब रूस को वीटो पावर दे दी गई। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट का कारण क्या था? क्या था भाई? शॉक थेरेपी, बिल्कुल सही आंसर है। जब रूस का पतन हो गया, सोवियत संघ का पतन हो गया, तो रूसी मुद्रा रूबल का गिरावट आई। प्रश्न नंबर 31 है, सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी थी? यानी किस पार्टी ने सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन किया? तो बिल्कुल सही उत्तर है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि ए 31 का ये कम्युनिस्ट पार्टी, इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न नंबर 32 है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान हुए सैन्य अभियानों को संयुक्त राष्ट्र ने क्या नाम दिया? यानी खाड़ी युद्ध के दौरान जो सैन्य अभियान हुए उसको संयुक्त राष्ट्र ने क्या नाम दिया? उसको दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी ए उत्तर आएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 32 का। प्रश्न नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, अभी आपको बताया था इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, की स्थापना किस वर्ष की गई? ILO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 1919 में इसकी स्थापना की गई। 34वां क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं? एक अभिकथन दे रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर दिया। सही है भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। लेकिन क्या ये दोनों आपस में संबंध है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? देखो, सही तो ये भी है, ये भी है,
द्वितीय विश्व में अशांति का माहौल पैदा हो गया, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक में सेकेंड वर्ल्ड वार का जिक्र है, दूसरे में यूएनओ का, तो दोनों ही अलग अलग वो हो गए पॉइंट। अगर ये आता कि द्वितीय विश्व युद्ध में नीचे वाले में कई देशों ने बहुत नुकसान झेला तो पहला वाला उत्तर होता, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दूसरा वाला एक से रिलेटेड नहीं कर रहा, तो इसका उत्तर है बी। यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन एक ही सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, गलत है। 15 मेंबर तो हैं, 5 को वीटो पावर प्राप्त है, तो डी आ जाएगा। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो 35 का डी क्यों आ गया, रीजन बता दिया आपको कि पहली लाइन तो सही लिखी है और दूसरी लाइन गलत लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 36, निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ कौन सी समझौता बहाल रखने का समझौता किया, तो आएगा यथास्थिति, कि जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। तो निजाम ने 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह ने 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। और मणिपुर के राजा कौन है? बोधचंद्र सिंह, ये भी आपको याद रखना है। मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। अब देखो, चुनाव करवाए, चुनाव से संवैधानिक, तो दोनों आपस में जुड़े हैं कि महाराजा बोधचंद्र सिंह ने 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए और मणिपुर की रियासत में संवैधानिक, संविधान के अनुसार राजतंत्र आया। तो दोनों ही कथन सही है और दोनों जुड़े हुए हैं, तो उत्तर आएगा ए। 37 का उत्तर आएगा ए। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का संघर्ष चल पड़ा। यानी आंध्र प्रदेश अब बना, उसके साथ ही अन्य राज्य भी बनने के लिए उत्सुक हो गए थे। कारण 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। सही तो दोनों हैं, लेकिन ये वाला उसका नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की कहानी है, ये 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का रूल है। तो बी आएगा कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन कारण एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में चली गई। सही है। विभाजन के बाद भारत में सिख, ईसाई, जैन, पारसी अल्पसंख्यक हो गए। ये भी सही है, लेकिन बी ए का सही वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आबादी पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, विभाजन के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में चली गई, तो मुस्लिम आबादी के बारे में दूसरा कारण होना चाहिए था। ठीक है, कारण ये भी हो सकता था कि पहली बार पाकिस्तान का विभाजन या इंडिया का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, लेकिन यहाँ पे सिख, ईसाई, जैन की बात हो रही है, तो दोनों सही है, पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। यानी कि जब इंडिया गुलाम था तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से स्टेट बना रखे थे। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय की गई थी कि रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। तो दोनों ही किसके प्रांतों की कहानी है, तो ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 41 तो बहुत ही आसान है कि 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए किसकी स्थापना करी, तो इसका सही उत्तर है योजना आयोग। 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि योजना आयोग संवैधानिक संस्था है कि नहीं, तो योजना आयोग संविधान की संस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 42वां, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया, योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 43, भारत में खाद्य संकट निम्नलिखित में से किस दशक में आया। इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी आई वो किस साल आई थी, फूड क्राइसिस किस साल आई थी, तो इसका सही उत्तर है 1960 के दशक में
उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति भी 1960 के दशक में ही आई थी ताकि इस अकाल की स्थिति से बाहर निकला जा सके। प्रश्न नंबर 44, भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। बिल्कुल, भारत ने 1998 में बताया कि उसके पास भी सैन्य उद्देश्य के लिए अणुशक्ति इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। तो दोनों ही परमाणु से जुड़े हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए आएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 45, 1966 में भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। सही है जी। ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता निभाई, इन्होंने दोस्ती करवाई थी। तो दोनों ही सही है और दोनों जुड़े हुए हैं, यानी ए और बी दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 46, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री वी.के. कृष्णन मेनन। तो सी है आंसर इसका, वी.के. कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री थे जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 47, आज़ादी के बाद कुछ पार्टी अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्ष में थी, इनमें से कौन सी पार्टी प्रमुख है? तो भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, जिसको आज बीजेपी कहा जाता है। तो भारतीय जनसंघ जो कि अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्ष में थी और आज भी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे में जाते रहते हैं। 48वां प्रश्न, जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो बेटा उस समझौते का नाम है शिमला समझौता। ठीक है, शिमला में एक समझौता हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। अब सी सेक्शन कर रहे हैं हम, चित्र पर आधारित प्रश्न मिलेंगे इस सेक्शन में। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं भाई। ये चित्र क्या दर्शाता है? तो जो चित्र है बेटा 49 का, वो क्या दर्शा रहा है? शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए से चित्रित किया गया है। इसमें इंडिया का कोई रूल नहीं है बेटा। शीत युद्ध को लेकर यूएस और चीन की मित्रता, देखो ये चाइना है, ये अमेरिका है, ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ है। तो ये दिखाया गया इसके हाथ चूमते हुए कि शीत युद्ध को लेकर यूएसए और चीन की मित्रता, तो बी इसका सही उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वार्सा की संधि कब हुई। तो वार्सा की संधि हुई थी 1955 में। 1955 में वार्सा की संधि हुई थी, ठीक है। और नाटो 1949 में बना था। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। ये चित्र दे रखा है बेटा आपको, चित्र को देख के ये चित्र किस नेता का है? तो ये चित्र किस नेता का है? ये चित्र है आपका मिखाइल गोर्बाचेव का। ये चित्र किसका है? मिखाइल गोर्बाचेव का। और रूसी क्रांति के नायक कौन थे? रूसी क्रांति के नायक हैं व्लादिमीर लेनिन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51, नीचे एक चित्र दिया गया है, ये आप सब चित्र जानते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है। तो क्वेश्चन भी वही पूछा गया है कि इस चित्र में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतीक है? तो सबको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। तो ये चित्र यूएनओ का है। ब्लाइंड के लिए कुछ क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कितने देशों ने साइन किए थे? तो कितने देशों ने साइन किए थे? 51 देशों ने साइन किए थे, उसमें इंडिया भी एक शामिल था। अब एक गद्यांश आया हुआ है आपका, गद्यांश को पढ़ के आपको 52, 53, 54, 55 ये 4 क्वेश्चन करने हैं। तो गद्यांश पढ़ते हैं हम। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक तो भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने आप को दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रखा, यानी इंडिया किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं हुआ। दूसरा, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमों में जाने से विरोध किया, यानी जो नए देश आज़ाद हुए उनको किसी भी महाशक्ति के ग्रुप में जाने पर विरोध किया। तो प्रश्न है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में 1961 में। तो बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। 53rd क्वेश्चन है कि शीत युद्ध काल में 2 महाशक्तियाँ कौन थी? ये तो सभी को पता, 2 महाशक्तियाँ कौन थी? यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? अभी आपको पता 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। प्रश्न 55,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के किस नेता की प्रमुख भूमिका थी? तो इंडिया के नेहरू जी की प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, और एक पैराग्राफ और है कि केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माण के संबंध में केंद्र सरकार को आवश्यक और तकनीकी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। यानी 1950 में जो योजना आयोग बना था 2015 में उसको हटा के 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग NITI नीति आयोग का गठन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री हो उस टाइम पे वो अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। तो प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताओ, ये डेट आपको पता होगी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की थी। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। नीति आयोग 2015 में आया, योजना आयोग 1950 में आया। भारत का थिंक टैंक यानी सोचने वाले लोगों का समूह किसे कहा जाता है? नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 59 नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो पद पे होते हैं उस समय वही अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री। और ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, उसको भी रीड कर सकते हैं बच्चे वीडियो पॉज करके। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई और लगा कि हाँ बहुत बढ़िया वीडियो है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं। आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कुछ और नया लाने की आवश्यकता है, तो वो लिखा करो। आप लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और NB ई लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।